नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और पिछले अध्याय में आपने मानवाधिकार से संबंधित 25 प्रश्नों को अब तक देखा है। अब प्रश्न 26 से 30 तक इस पार्ट में देखेंगे। और अगर यह श्रृंखला आपने पूरी देख ली तो मानवाधिकार से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वह एलएलबी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उसी की श्रृंखला में बनाई है, तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके अंक बेहतर करने में काफ़ी आपकी मदद करेगी। प्रश्न 26, क्या मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व पर अविभावी होते हैं? विवेचना कीजिए। उत्तर है, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों में मुख्य अंतर यह है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायिक शरण दी जा सकती है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 37 में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इस भाग के किसी भी उपबंध को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता दी जा सकती है, किंतु इस उपबंध में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 228 के मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों के मध्य टकराव की स्थिति में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व पर अविभावी होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत स्पष्टतः उन्हें न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय घोषित किया गया है। यह कहना सत्य नहीं है कि नीति निदेशक तत्व में कानूनी बल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई सरकार इन निर्देशों की उपेक्षा करती है तो उसे चुनाव के समय जनता के समक्ष उसका उत्तर देना पड़ता है। चूंकि ये नीति निदेशक तत्व संविधान का अंग है, अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें लागू करे। इसके पीछे कानूनी शक्ति तो नहीं, परंतु जनमत का बल है। नीति निदेशक तत्व का महत्व किसी भी प्रकार से मूलभूत अधिकारों से कम नहीं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा, भारतीय संविधान प्रथमतः और सर्वोपरि रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। इसके अधिकांश उपबंध सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए या सीधे उपबंधित है या फिर संपूर्ण संविधान में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का लक्ष्य प्राप्त करते हुए सामाजिक क्रांति की वचनबद्धता का, जो भाग 3 तथा भाग 4 में मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, यह संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि से आप क्या समझते? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि अंतर्राष्ट्रीय विधि की वह शाखा है जो मानव को सशस्त्र संघर्षों के परिणाम से संरक्षण प्रदान करती है। यह केवल संघर्षों के दौरान लागू की जाती है। निकारागुआ के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया कि मानवीय विधि के सिद्धांत मानवता के मूलभूत विचारों के सदृश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सशस्त्र संघर्ष में मानव अधिकार का सम्मान शीर्षक की अधीन मानवीय विधि से संबंधित बहुत से प्रस्तावों को अंगीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के नियम संधियों से बने और कोई की संधि तब बाध्यकारी होती है जब वह इसका सदस्य या पक्षकार के। इस रूढ़िगत सिद्धांत की व्याख्या लैटिन भाषा के इस सूत्र से की गई है जिसे वाक्ता तिर्टीइस नेक नोसेन नेक प्रोसू कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कहना है कि सशस्त्र संघर्ष में लागू होने योग्य मानवीय विधि के बहुत से नियम मानव एवं मानवता के मूलभूत विचारों के संबंध में इतने मौलिक है कि एक वह जेनेवा अभिसमय ने विस्तृत स्वीकृति प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि का सृजन करते हैं और इसलिए सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका संयुक्त राष्ट्र के मूल लक्ष्यों को घोषित करती है। ये लक्ष्य है क भावी पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से बचाना, ख मौलिक स्वतंत्रताओं एवं मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा पुनः अभिव्यक्त करना, ग न्याय की स्थापना करना और अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का सम्मान करना, ख सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि करना। उद्देश्य का यह भी निश्चित करती है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लोग सहिष्णुता का आचरण करने, अच्छे पड़ोसियों की तरह शांतिपूर्वक रहने, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एकजुट होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल का प्रयोग सामान्य हितों में किया जाए, अन्यथा नहीं, और सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में बताइए। उत्तर, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम भारत के संविधान के प्रारंभ होने की पूर्व स्थिति को देखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं को दुर्बल वर्ग के लोगों, जिन्हें सदियों से तथा दबाया गया है, का विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों का विशेष ध्यान था। यह बात संविधान के कई अनुच्छेदों में प्रतिबिंबित होती है। अनुच्छेद 15(4) में उनकी उन्नति के लिए राज्य द्वारा कानून बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति में और जनजाति के नागरिकों के लिए लोकसभा की कुछ सीटें आरक्षित की गई। इसी प्रकार अनुच्छेद 332 में उनके लिए राज्यों की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने का उपबंध है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन स्थापित करने का उपबंध है। इन्हीं सब उपबंधों की भावना एवं लेखक से प्रेरित होकर भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का निवारण करना, ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित या शिकार व्यक्तियों को अनुतोष पहुंचाना तथा उनका पुनर्वास आदि करना है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए अधिनियम में दंड निश्चित किया गया। साधारण अपराधों के लिए कम से कम 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल तथा जुर्माना रखा गया है तथा गंभीर अपराधों के लिए कम से कम 1 वर्ष, जिसे अपराध के लिए उपबंधित दंड तक किया जा सकता है। हालांकि अगला प्रश्न, मान्यता से आप क्या समझते हैं? मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार किसी नए राज्य की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्र के तत्व प्राप्त कर लिया है।